हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन रूपों में देखते हैं? उत्तर, नदियों को माँ मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफ़ी पुरानी है, परंतु लेखक नागार्जुन उन्हें अलग अलग प्रसंगों में बेटियाँ, प्रेयसी, बहन तथा संभ्रांत महिला के रूप में देखते हैं। प्रश्न 2, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई है? उत्तर, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की विशेषता बताते हुए पाठ के लेखक ने उन्हें महानद कहा है। इनमें दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद एकत्रित होकर विभिन्न नदियों का स्वरूप ग्रहण करती है और ये नदियाँ समुद्र की ओर बहकर जाती है, जहाँ समुद्र इनका हाथ थाम लेता है। प्रश्न 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? उत्तर, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता इसीलिए कहा है क्योंकि ये नदियाँ माता के समान ही हर तरह से कल्याणकारी, पवित्र और जीवनदायिनी हैं। ये किसी प्रकार का भेदभाव किए बिना सभी के प्रति माँ के समान ममता रखते हुए उनके भरण पोषण में सहायता करती है। प्रश्न 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों, हिमालय की बर्फीली घाटियाँ, हरी भरी घाटियाँ, पहाड़ी के ऊपरी भाग की समतल जमीन, वहाँ पाए जाने वाले विविध प्रकार के वृक्षों, विशाल मैदानों तथा सागर की हृदय से प्रशंसा की है। अब लेख से आगे देखेंगे। नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी है। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। अब हम देखेंगे उत्तर। नदी पर कविता। नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और तैर कर धारा को पार किया। नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और सपरिवार धारा को नाव से पार किया। नदी ने कहा था मुझे बांधो, मनुष्य ने सुना और आखिर उसे बांध लिया। बांधकर नदी को मनुष्य दूह रहा है, अब वह कामधेनु है। हिमालय पर कविता। हिमालय खड़ा हिमालय बता रहा है, डरो न आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। डिगो न अपने प्रण से तो तुम सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो, छू सकते हो नभ के तारे। अचल रहा जो अपने पथ पर लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता जग में उसको जीने में मर जाने में। बच्चों, तुम दोनों कविता सुनकर तुलना खुद करोगे। प्रश्न 2, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में पढ़िए और तुलना कीजिए। ये सब तुम खुद पढ़ोगे और ये सब कविताओं में तुलना करके जानोगे। 3, यह लेख वर्ष 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? उत्तर देखेंगे। वर्ष 1947 से अब तक हिमालय से निकलने वाली नदियों में अनेक बदलाव आए हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ वर्षों बाद तक इन नदियों का जल साफ तथा स्वास्थ्यवर्धक रहा, परंतु ज्यों-ज्यों औद्योगिकरण का विकास और जनसंख्या में वृद्धि होती गई, त्यों-त्यों इन नदियों का जल प्रदूषित होता गया और उत्तरोत्तर वह
पीने के योग्य भी न रह गया। जीवनदायिनी कहलाने वाली ये नदियाँ अब रोग वाहिनी बनकर रह गई है। लोग खुद ही नदियों को दूषित करते हैं। प्रश्न 4, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछे कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है। उत्तर, प्राचीन काल से ही हिमालय पर देवताओं और ऋषि मुनियों का निवास स्थान पर माना जाता है। पवित्र आत्माओं का वास होने के कारण ही कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। यानी कि उनका मानना है कि हिमालय पर्वत पर देवगण वास करते हैं, निवास करते हैं। अब हम अनुमान और कल्पना देखेंगे। प्रश्न 1, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य हो रहे हैं, जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। उत्तर, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है। मैं उन्हें लोकमाता कहना चाहूँगा क्योंकि नदियों की सुरक्षा के लिए कई कार्य किए जा रहे हैं। जैसे नदियों को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सफाई अभियान चलाया जा रहा है। नदियों के किनारे बस्तियां बसाने पर रोक लगाई जा रही है। नदियों में अपशिष्ट पदार्थ फेंकने पर रोक लगाई जा रही है। स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। प्रश्न 2, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। उत्तर, नदियों से होने वाले लाभ निम्न है। मनुष्य और नदियों का संबंध बहुत पुराना है। सभ्यता के विकास में नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नदियाँ हमारे जीवन का आधार है। मनुष्य ने प्रारंभ में इन्हीं नदियों के जीवन का आधार है तो मनुष्य ने प्रारंभ में इन्हीं नदियों के किनारे बसना शुरू किया। पानी की सुलभता के कारण मनुष्य ने इनके किनारे खेती करना आरंभ किया। नदियाँ आवागमन का मार्ग प्रदान करती हैं, इसीलिए बड़े बड़े प्राचीन नगर इनके किनारे बसे मिलते हैं। ये व्यापार के लिए मार्ग उपलब्ध कराती है। ये नदियाँ मानव का बहुविधि कल्याण करती है। ये पीने के लिए जल उपलब्ध कराती है तो खेती की सिंचाई का साधन बनकर फसल उत्पादन में सहायता करती है। नदियों में तरह तरह के जलचर पाए जाते हैं। ये प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता करती है। ये पहाड़ों से उपजाऊ मिट्टी अपने साथ लाती है और मैदान भागों में छोड़ती है। इससे भरपूर फसल पैदा होती है। नदियों पर बांध लगाकर बिजली पैदा की जाती है जिससे उद्योग धंधे चलते हैं। नदियों के किनारे रहने वाले इनसे रोजगार पाते हैं। मनुष्य के लिए नदियाँ अत्यंत लाभदायी है। हमें इनको बचाए रखने का हर संभव प्रयास करना चाहिए। अब हम भाषा की बात अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की है। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। उदाहरण, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। उदाहरण 2, माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा डुबकियाँ लगाया करती थी। अन्य पाठों से ऐसे 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाएं और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखिए। उत्तर, लाल किरण सी चोंच खोल, चुगते तारक अनार के दाने। दादी माँ साप भ्रष्ट देवी सी लगी। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। वे पक्षी शावक जाली के गोल फ्रेम में किसी जड़े चित्र जैसे लग रहे थे। प्रश्न 2, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानो जीवित हो उठती है। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी।
काका कालिलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ से इसी तरह के और उदाहरण ढूंढिए। उत्तर, बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। 3, कहाँ भागी जा रही है? फिर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। फिर 5, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती है। अब हम प्रश्न 3 देखेंगे। पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य संज्ञा का मिलान कीजिए। तो अब हम विशेषण और विशेष्य को मिलाएंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब हम इनका उत्तर देखेंगे। विशेषण संभ्रांत, विशेष्य महिला। विशेषण चंचल, विशेष्य नदियाँ। विशेषण समतल, विशेष्य आंगन। विशेषण घना, विशेष्य जंगल। विशेषण मूसलधार, विशेष्य वर्षा। नंबर 4, द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है, जैसे राजा, रानी। द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समास का प्रयोग किया गया है। इन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम यानी शब्दकोश शैली में लिखिए। तो इसका उत्तर देखेंगे। पाठ में आए द्वंद्व समास के अन्य उदाहरण: 1 छोटी बड़ी, 2 दुबली पतली, 3 भाव भंगिमा, 4 नंग धड़ंग, 5 माँ बाप। नंबर 5 देखेंगे। नदी को उल्टा लिखने से दिन होता है, जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन जाए। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए, जैसे नदी, दिन, भाववाचक संज्ञा। अब हम देखेंगे। राधा उल्टाने से धारा, जातिवाचक संज्ञा। नमी उल्टाने से मीन, जातिवाचक संज्ञा। याद उल्टाने से दया, भाववाचक संज्ञा। मार उल्टाने से रमा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हीरा उल्टाने से राही, यह जातिवाचक संज्ञा। प्रश्न 6, समय के साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे वेतवा नदी के नाम का दूसरा रूप बेत्रवती है। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों से अन्य रूप लिखिए। सतलज, झेलम, अजमेर, रोपड़, चिनाव, बनारस, बिपाशा, रूपपुर, अजयमेरू, बितस्ता, सतद्रुम, वाराणसी। दिया गया है, हम इसका उत्तर देखेंगे। सतलज जिसका होगा सतद्रुम, झेलम, झेलम का बितस्ता, अजमेर, अजमेर का अजयमेरू, संकलित इसका मूल्यांकन, रोपड़ इसका रूपपुर, चिनाव इसका विपाशा, बनारस इसका वाराणसी। ये सब नाम बदलकर ये सब नाम हो गए हैं। प्रश्न 7, उनके विचार में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खिला करती है। उपरोक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ दे रहा है, इसीलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, उनके विचार में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल नहीं होते हैं, जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्यों के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए। अब जो ये दूसरा वाक्य है, महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता, ये सकारात्मक अर्थ में कहा गया है, यानी सब जानते हैं। इसका उत्तर देखेंगे। ही वाले वाक्य नकारात्मक अर्थ में नहीं का अर्थ न देने वाले। शायद ही वह तुम्हें फोन करे, तुम शायद ही मेरी बातों पर विश्वास करो, वह शायद ही मेरी मदद करे। और अब हम सकारात्मक अर्थ में देखेंगे। आज मोबाइल फोन
कौन नहीं रखता, यानी सब रखते हैं। मुफ्त का माल लेने वाला कौन नहीं आएगा, यानी सब आएंगे। कुछ चीज़ फ्री में मिल जाए तो लेने के लिए सब आ जाएंगे। 3, कश्मीर में आई भीषण बाढ़ की खबर सुनकर कौन दुखी नहीं होगा, यानी ये बात सुनकर हर कोई दुखी हो जाएगा। आज हमने हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ा। धन्यवाद।